विधायक सांसद बनना हर नेता का सपना होता है। वो जमाना अब नहीं रहा जब राजनीति सिर्फ सेवा का जरिया होती थी। अब अगर विधायकी और सांसदी का मेवा ना मिले तो नेताजी विद्रोह का बिगुल फूंक देते हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार को नामांकन वापस लेने की मियाद खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। कई रूठे रुलाने के लिए मैदान में डटे हैं। बीजेपी के बागी बुरहानपुर से हर्षवर्धन चौहान निर्दलीय मैदान में, निवाड़ी से कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष नंदराम कुशवाहा निर्दलीय, टीकमगढ़ से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव निर्दलीय, बड़वारा से पूर्व मंत्री मोती कश्यप सपा से मैदान में, मुरैना से रुस्तम सिंह के बेटे राकेश बसपा से ठोक रहे हैं ताल। बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के बागी भोपाल उत्तर से आरिफ अकील के भाई आमिर अकील निर्दलीय, गोटेगांव से पूर्व विधायक शेखर चौधरी निर्दलीय, बरगी से जयकांत सिंह निर्दलीय, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी निर्दलीय, सिहोरा से कौशल्या गोटिया निर्दलीय, आलोट से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू निर्दलीय, सिवनी मालवा से पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी निर्दलीय। कुल मिलाकर दोनों तरफ से आखिरी दिन तक पर्चा वापस कराने की हर संभव कोशिश हुई। कई बड़े धुरंधरों को दोनों तरफ से मना भी लिया गया, लेकिन रूठकर सियासी फूफा बनने निकले कई सुरमा अब मैदान में हैं। खुले तौर पर बीजेपी कांग्रेस इनकी चिंता नहीं होने का दम भर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है सबको अपना मत रखने का और अपने मन के मुताबिक चलने का। तो लोकतंत्र में कई लोग हैं जो नेतृत्व करना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता है, वो झंडा के साथ चलेगा, चिन्ह के साथ चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में काम करता दिखाई दे। जितने भी लोग हैं समग्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तरफ अपना योगदान देंगे। देखिए, जिन लोगों ने चुनाव लड़ने का निश्चय कर रखा है और विड्रॉल के दौरान अपना विड्रॉल नहीं दिया है, इन लोगों का फिर निष्कासन जरूर होगा, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ना पार्टी संविधान के विपरीत है और इस आचरण के विरुद्ध उनका पार्टी से निष्कासन होगा। और यदि उन्होंने पहले से इस्तीफा दे दिया तो बात अलग है। खुले तौर पर भले ही पार्टियां बागियों के मैदान में होने को गंभीरता से न ले रही हो, लेकिन सियासत का स्याह सच यही है कि अंतिम दम तक बागियों को साधने की कोशिश जारी रहेगी। पर्चा ना निकालने वालों को निष्क्रिय करने की रणनीति पर राजनीति आगे बढ़ेगी। जो भी पार्टी आखिरी वक्त तक नाराज नेताओं को मना लेगी, रूठे उसे कम रुलाएंगी। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, बीजेपी कांग्रेस के रूठे क्या राजनीतिक गणित बिगाड़ पाएंगे? दूसरा सवाल, रूठों को मनाने की कवायद क्या अभी और चलेगी? तीसरा सवाल, चुनाव नतीजों के बाद रूठों की राजनीतिक हैसियत क्या होगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रूठे रुलाएंगे, क्वेश्चन मार्क है साहब ये। और वाकई जो रूठ जाता है वो रुलाता तो है। हालांकि अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उन्हें कुछ बड़े नेताओं को मनाने में कामयाबी मिली। और भोपाल से बात करें, हुजूर से, तो यहाँ ज्ञानचंदानी साहब जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जो खड़े हुए थे, कांग्रेस से पहले बीजेपी में थे, डागा साहब, उन्होंने नाम वापस ले लिया तो रो ही पड़े नरेश ज्ञानचंदानी, इतने भावुक हो गए। और ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण कला होती है कि आप रूठों को कैसे मनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कला होती है। आज से 3 दशक पहले तक दोनों पार्टियों में ऐसे नेताओं की संख्या अधिक होती थी जो सिर्फ संगठन का चेहरा होते थे। उन्हें कभी सत्ता में आने की कोई इच्छा नहीं होती थी और वो एक एक कार्यकर्ता की कुंडली से बखूबी वाकिफ होते थे और वो उसके साथ रोते थे, उसके साथ हंसते थे। तो जब नाम वापसी का समय होता था, पहले तो इतनी बड़ी संख्या में बगावत होती नहीं थी और हो भी जाती थी तो इतने प्रेम से मना लिया जाता था कि अपना दुख सुख कह के
कि भाई साहब हमारा तो परिवार है, कहाँ जाएंगे भाई साहब, थोड़ी पीड़ा थी, कह दी, आपने सुन ली, बात खत्म हो गई। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है साहब। इसमें दोष राजनीतिक दलों का नहीं है। बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, असंतुलन दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। युवाओं के लिए जगह सिकुड़ती चली जा रही है। परंपरा से जो चले आ रहे हैं वो चलते चले जा रहे हैं और पीछे छूट रही है वो युवा पीढ़ी जो राजनीति में आई थी तो 18 साल की थी, 20 साल की थी और आज 50 साल में भी पार्षद तक नहीं बन पाई है। कहाँ जाएगी साहब, कहाँ जाएगी वो? आप उसको कैसे संतोष देंगे कि तुमने अपने जीवन के 25 बेशकीमती साल लगा दिए और अभी भी तुमको दरी झंडा ही उठाना है? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और राजनीतिक दल अब अगर इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये तय मानिए कि ये बगावतें बढ़ती चली जाएंगी और उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों के करीब करीब बीजेपी और कांग्रेस के नाम वापसी के अंतिम दिन 2 नवंबर को जब तस्वीर साफ हुई है तो आधा आधा दर्जन करीब बगावती कैंडिडेट हैं और बड़े कैंडिडेट हैं, छोटे नहीं हैं। तो आप तय मानिए कि इन आधा दर्जन सीटों पर दोनों पार्टियों के लिए तो बेहद मुश्किल है। फिर सपा बसपा हैं, आप है और इसके अलावा वो छिपे हुए या कम खतरनाक बगावती हैं जिनको आप नज़रअंदाज तो कतई नहीं कर सकते। तो क्या ये चुनाव अब बगावत के उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर भी टिक रहा है? कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि अगर ये बहुत नज़दीकी मुकाबले में जाएगा 2018 की तरह तो ये बगावत कहर ढा सकती है। आज एक बार फिर हम इस बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करेंगे और अब मुलाकात करिए उन मेहमानों से जो मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ हैं आनंद जाट जी, बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज लगातार फील्ड में घूम रहे हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। संदीप जी, पहला सवाल आपसे ही, किस तरह आप देखते हैं चीज़ें? अभी आप निमाड़ का और बुंदेलखंड का दौरा भी करके लौटे हैं, किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, सिचुएशंस को देख रहे हैं कि वो ज़मीन पर उतर रही हैं और ये जो बागी फैक्टर है ये कितना अहम रोल प्ले कर सकता है? जी शरद जी, जिन इलाकों को मैंने देखा है और जहां बागी भी देखे हैं उनकी नाराज़गी सबसे ज़्यादा इस बात को लेके है कि पार्टी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। हम यहाँ सुन रहे हैं कि समन्वय की बात हो रही है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। कई लोग ऐसे मिले जिनका ये कहना था कि पार्टी ने हमें यूं ही छोड़ दिया। बिल्कुल, पंकज चतुर्वेदी जी भी हैं, क्षमा चाहूँगा, बीजेपी के हमारे वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। पंकज जी, थोड़ी क्षमा हो गई सर, दबाव मेरे ऊपर भी बहुत है आपकी तरह। जी प्रणाम। जी संदीप जी। शरद जी, राजनीति में व्यक्ति आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है जी। सेवा की बात, गुजरे दौर की बात मुझे लगती है। आज जो भी राजनीति में आ रहा वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आ रहा, कोई ब्यूरोक्रेसी छोड़ के आ रहा, कोई आईएएस छोड़ के आ रहा, कोई बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के आ रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुसंख्यक लोग सेवा के लिए आ रहे हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आते हैं। पार्टी के लिए वो काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि 25 साल लगा देता है और उसे पार्षद का भी टिकट नहीं मिलता, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ। और सबसे बड़ी बात शरद जी उसमें एक और आ रही है कि आपने पैराशूट उतार दिए बहुत से, जो दूसरे दल से कल आया उसे आज आपने उम्मीदवार बना दिया। तो बड़ी संख्या में लोगों में असंतोष है और जो बागी हैं वो जीतने के लिए मुझे लगता है कि कम लोग लड़ रहे हैं, वो अपने राजनेताओं को, अपने दल को सबक सिखाने के लिए मैदान में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम भले ना जीतें लेकिन हम हरा देंगे ताकि अगले चुनाव में ऐसे जो फैसले हैं दिल्ली में और भोपाल में बैठ के लिए जाते हैं उन पर रोक लग सके। तो मुझे लगता है कि रूठों को अगर मना लेते तो बात राजनीतिक दल के फायदे की होती, लेकिन लगता है ऐसा है कि रूठा भी ये मान चुका है, जैसा शादी में कई बार फूफा हो जाता है और वो बिल्कुल शादी को बिगाड़ने पे उतारू होता है। मुझे लगता है कि बागी भी इस समय कुछ यही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और ये एक बड़ी चुनौती है और ये भी कई बार दुविधा हो जाती है अब जिस तरह से दल बदल चल रहा है कि आखिर रूठे भी किससे और मने भी किससे, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। आनंद जी, आपकी एक क्विक टिप्पणी इस पर। जी शरद जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर आशान्वित है।
क्योंकि मध्य प्रदेश को का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास विज़न है, एक ऐसे नेता के पास मध्य प्रदेश की बागडोर है जिसने करके दिखाया है 45 सालों के राजनीतिक जीवन में, जो सोचा जो कहा वो करके दिखाया है। तो मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को जानता है। जो लोग कांग्रेस पार्टी के अधिकृत नहीं हैं और कांग्रेस की विचारधारा से मैदान में हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको भी जानता है, क्योंकि 20 सालों से जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है उस भाजपा से ही लड़ना है उसे, ना कि उसे जिताने के लिए किसी जो बगावती तेवर अपनाने वाले प्रत्याशी का साथ दे देगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, कि हम एक साथ रहेंगे, एक साथ बात करेंगे, एक दिशा में हम काम करेंगे और मध्य प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में ये चुनाव का परिणाम दर्ज होगा जहां प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बड़ी बदली हुई स्वर और बड़ी बदली हुई ध्वनि है कांग्रेस की। बात तो सही है कि जितनी चोटें आपने 2003 के बाद से खाई हैं उसकी एक बड़ी वजह कथित रूप से कांग्रेस की एकजुटता के तत्व में कुछ बड़े अभाव थे, कुछ बड़े मतभेद थे जिनकी वजह से आपने कीमत चुकाई है। पंकज जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं मनोज जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली एक राजनीतिक व्यवस्था है और जहां कमल का चुनाव चिन्ह प्राथमिकता है कार्यकर्ता और भाजपा परिवार के लिए, उस कमल के चुनाव चिन्ह का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कौन है जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जन आशीर्वाद एकत्रित करना चाहता है वो द्वितीयक है। नाम कमल, पहचान कमल, इस निशान कमल, इस भाव के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो कोशिश थी कि रूठा है तो मना लेंगे, ना माने तो बिगड़ा है तो बात को बना लेंगे सर, क्योंकि जिस प्रकार के विकास के काम इस मध्य प्रदेश में सरकार ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह सर महत्वपूर्ण रूप से मैदान में है। और इसके अलावा जिस प्रकार का वातावरण दूसरे पक्ष की तरफ से बना, विशेषकर सनातन धर्म को लेकर एक लगातार जो एक 1.25 महीने का कैंपेन पूरे घमंडिया गठबंधन का था, वो पूरा मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। आज कांग्रेस के एक नेता कथन पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक चला, जहां उन्होंने कहा हिंदुओं को नफरती कहा। इसके पहले और राम मंदिर के पोस्टर को हटाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन और चित्र का विषय। तो ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं। खरगोन की सभा का विषय जहां हमास को श्रद्धांजलि दी जाती है, जहां ये कहा जाता है कि खरगोन के दंगे के बाद देख लेंगे किसको, हिंदुओं को देखो क्या करोगे। तो ये सारे विषय बहुत ज्वलंत रूप से मध्य प्रदेश की आम जनता के जनमानस के बीच में है और जनमानस अपना मन मानस निर्मित कर चुका है कि मध्य प्रदेश में उस विचारधारा के साथ काम करना जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, जो विकास की बात करती है और ऐसे खंड खंड और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाली विचारधारा को दबा सकती है। चलिए, तो पंकज जी का दावा है कि मतभेद पर भारी पड़ेगा मनमानस। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही पार्टियों के लिए इक्वली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मनमानस दुरुस्त है तो वो मतभेद पर भारी पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टियों के सिंबल देखेगा और विचार के प्रति अगर उसकी गहरी आसक्ति है तो वो उसी विचार के साथ मतदान के लिए सामने आएगा। मनोज, आप लगातार फील्ड में रहे हैं, आपने लगातार देखा है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, किस तरह की चुनौतियां आपने देखी हैं। ज़रा बताइए हमें, मैदान में इस मतभेद का, इस भिन्नता का कितना फ़र्क दोनों ही राजनीतिक दलों की सेहत पर हो सकता है? देखिए, मनमानस तो बहुत अलग है। मनमानस से ही मैं शुरुआत करता हूं और इसीलिए एक एक बागी बड़ा महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। संख्या बहुत कम हो गई, 34 और 35 थी दोनों के पास। 34 भारतीय जनता पार्टी की थी, 35-36 लगभग कांग्रेस की तरफ से थी। तो दोनों दलों ने अच्छी खासी मेहनत की और अब ये संख्या घटकर करीब करीब आधा दर्जन, जिसका आप भी कह रहे थे, वो रह गई। पर जो सीट है शरद जी, इस चुनाव में भी 18 की तरह 23 जो मुझे दिखाई दे रहा है, लगातार फील्ड में जा रहे हैं, तो 18 की तरह बड़ा कसमेकस है ये चुनाव। तो एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण। जैसे आलोट से आप प्रेमचंद गुड्डू को ले लीजिए, यदि वहां से मनोज चावला चुनाव मैदान में है तो प्रेमचंद गुड्डू पहले वहां से विधायक रहे हैं और उसी लोकसभा से वो चुनाव जीते हैं पहले कांग्रेस की सीट पर। तो यदि वो चुनाव मैदान में निर्दलीय है और जो जीत हार का अंतर मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा 8-10 हजार का जो कहीं कुछ सीटों पर रहेगा, तो वो सीधा प्रभाव छोड़ेंगे। जैसे हर्षवर्धन सिंह निर्दलीय को बुरहानपुर ने चुनाव जिताया है, सेरा उसका उदाहरण है। पिछली बार निर्दलीय वो चुनाव जीत कर आए। हर्षवर्धन सिंह अब मैदान में है,
तो अर्चना चिटनीस की मुश्किलें बढ़ाएंगे पार्टी के भीतर। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, या हम टीकमगढ़ की तरफ चले जाएं तो के श्रीवास्तव वहां से चुनाव मैदान में है, ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ाएंगे। तो जो आधा आधा दर्जन दोनों की तरफ से मन्नू डागा मानने में कामयाब हो गए, लेकिन लतीफ यदि उत्तर की तरफ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान करते। तो दोनों दलों के भीतर कुछ मुश्किलें तो हैं, और जो सीटें दिखाई दे रही 5 और 6, ये बहुत है ये संख्या शरद जी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अभी हाल की स्थितियां हैं, एक एक सीट महत्वपूर्ण होने वाली बीजेपी और कांग्रेस की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और भोपाल उत्तर में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस की चिंता बढ़ाएंगे ही। कजिन जो हैं वो एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं, आमिर अकील हैं, और दूसरी तरफ नासिर इस्लाम भी मैदान में कूद गए हैं। तो ये एक चुनौती बनेगी। संदीप जी, 2018 में हम सब का अनुभव बड़ा तल्ख रहा था। इसमें कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जो पार्टी के आइडियोलॉजी को समर्पित थे और वो बाद में अपनी विचारधारा वाली पार्टी के साथ हो गए, लेकिन चुनिंदा अनुभव हमारे हैं। बाकी हमने ये देखा कि जिधर दम उधर हम, यही परंपरा हमें देख। क्या इस बार जनता भी, जो बात पंकज जी कह रहे थे कि मन मानस हमारे साथ है, वही बात जाट साहब हमारे आनंद जी कह सकते हैं कि भाई मन मानस हमारे साथ है। दोनों ही पार्टियों का दावा है मन मानस उनके साथ है, और मन मानस है तो फिर कोई मत भिन्नता ही नहीं है। तो क्या जनता के मन में वो कटु अनुभव होगा? उन्होंने जो निर्दलीयों का, माफ़ कीजिएगा निर्दलीय, आपको भी पूरी स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, लेकिन जब वो देखते हैं कि निर्दलीय बहुत आसानी से इधर से उधर, उधर से इधर चले जाते हैं, तो अगर किसी पार्टी को ईश्वर ना करे कि फिर कहीं एक नज़दीकी मुकाबला हो, 2018 से थोड़ा ही आगे पीछे हम हों, तो फिर क्या कुछ उसका फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है इस बार चुनाव में पड़ सकता है? देखिए शरद जी, मुझे ये जो समझ में आया, इस बार मतदाता ठीक है सिंबल को देख रहा है, तमाम चीज़ों को देख रहा है, वो उम्मीदवार का ज़्यादा परीक्षण कर रहा है। जैसे लैब में लोग टेस्ट करते हैं बूंद डाल के किसी भी चीज़ को कि यह क्या पोजीशन है इसकी केमिकल की, वो स्थिति उम्मीदवार को लेके है। कई इलाके ऐसे, जैसा आपने कहा कि निर्दलियों की, हो सकता है कोई जीत जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से किन्नर भी जीते हैं, तो वो एक अलग मसला है कि कौन जीत जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पर जोर है लोगों का, और वो उसको परख रहे हैं कि क्या ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, या ये चुनाव जीतने के बाद दल बदल तो नहीं कर लेगा। इस बार मुझे ऐसा लगा है कि पार्टियों की चर्चा ठीक है, जो पार्टी को वोट देते आए वो ठीक है, जो एक मिडिल में होता है, मध्य में होता है, जिसका तय नहीं होता वो किसके साथ जाएगा, वो सीधे तौर पर उम्मीदवार का परीक्षण कर रहा है। और मुझे जो लग रहा है, कई इलाकों के ऐसे नतीजे आएंगे शरद जी जो बहुत चौंकाने वाले होंगे, जो भोपाल से बैठ के हम नहीं देख पा रहे हैं। जमीन में स्थितियां बहुत अलग हैं। आनंद जी, मैं आपकी तरफ आऊँ तो आपके यहाँ करीब करीब 11 के आसपास टिकट शायद परिवर्तित हुए, 7 के करीब। तो ये 7 सीटें मैं नहीं कहूँगा जोखिम में हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जिन 7 के टिकट बदले गए हैं उनकी एक स्टिफ चैलेंज भी आपके सामने है। तो ये भी है, आधा दर्जन बगावती भी हैं, जबकि सीट का एक एक का गणित महत्वपूर्ण है। कैसे मैनेज करने की भी तैयारी होगी पूरी? शरद जी, अलग ही तरह का चुनाव है और जनता का मानस बिल्कुल अलग है। मतलब इसको समझने वाली बात है कि कल जब नरसिंहपुर के करेली में आदरणीय कमलनाथ जी की सभा थी, और कमलनाथ जी कह रहे थे कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और यहाँ आपको ये प्रत्याशी मेरे प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हैं, तो आपको मेरा चेहरा देखना है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी वचनबद्धता के प्रतीक हैं, वचन के पक्के हैं, ये हमने करके दिखाया। तो और स्ट्रेटजी के तौर पर आप देखिए कि आज हमने अपने चुनाव अभियान में हमारी रैली जो बड़े नेताओं की होगी, स्टार प्रचारकों की होगी, उसकी पूरी विस्तृत कार्य योजना जनता को समर्पित कर दी है। आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। कमलनाथ जी 70 रैलियां करेंगे, 60 रैलियां दिग्विजय सिंह जी करेंगे, 30 रैलियां रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो हमारे प्रभारी हैं वो करेंगे, और फिर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मिलकर 22 रैलियां करेंगे। और इन सब के बीच जो हमारे सदा वंदनीय कार्यकर्ता हैं वो घर घर पहले ही जा रहे हैं, और इन सब से मिलकर हम एक ऐसे प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ेंगे, न भूतो न भविष्यति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ऐसा प्रचंड बहुमत आएगा, ऐसा जनादेश आएगा, जहां जनता एक बार स्थायी सरकार चाहती है, ऐसी सरकार जो वचनबद्धता की प्रतीक हो, ना कि घोषणाओं की। चलिए, शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। वचनबद्धता और आपके इस कॉन्फिडेंस के लिए।
पंकज जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। शुभकामनाएं आपके लिए भी उसी समानुपात में संप्रेषित हैं। धन्यवाद। आप भी आगे बढ़िए, पूरी ताकत लगाइए, क्योंकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप दोनों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बाकी दल ये ना समझें कि उन्हें हम कह रहे हैं कि आपका कमज़ोर होना ज़रूरी है, लेकिन सर दो दल की बात अलग है सर। हम लोगों को 1956 से आदत है दो ही दलों को देखने की, और बड़ी मज़ेदार टक्कर होती रही है, और दोनों ही हर चुनाव में जीत के बहुत ही तगड़े दावेदार होते रहे। आप बताइए पंकज जी, क्योंकि चुनौती बिल्कुल इसी तरह की आपके सामने भी है। आपके यहाँ भी ऐसी कई सीटें हैं, क्योंकि आपके यहाँ दावेदारों की संख्या कांग्रेस से भी अधिक है, और कई जगह चुनौतियां भी बड़ी गहरी हैं। आप भी पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि कई बार जब आप आश्वासन दे देते हैं तो वो और मुश्किल में डालने वाला हो जाता है। नहीं शरद जी, आश्वासन और विश्वास में बुनियादी अंतर है, और वही अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का विश्वास, आत्मविश्वास दोनों शरद जी बहुत प्रबल है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इस मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के सेवा काल में 2003 से 23 तक बीच में 15 महीने का अल्पविराम आया जब कांग्रेस की सरकार बनी, विकास का एक ऐतिहासिक पथ, एक यात्रा तय करी है, और ऐसे प्रतिमान स्थापित किए कि बीमारू से विकसित राज्य के रूप में हमने यात्रा करी है। और किसी विषय पर आप बात कर लें, आर्थिक क्षेत्र में बात कर लें, खेती किसानी के क्षेत्र में बात कर लें, सिंचाई के क्षेत्र में, बहन बेटी मजदूर किसान नौजवान, खेत खलियान, शिक्षा स्वास्थ्य स्कूल अस्पताल, जहां आप बात करेंगे तो सौभाग्य से मध्य प्रदेश आपको उन्नत शिखर पर दिखेगा। इसीलिए उस मध्य प्रदेश में जिसकी पहचान बीमारू राज्य के रूप में थी, आज एक विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान देश में स्थापित करी है। देश के विकास में इस मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व योगदान है, और जो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो जब इस भाव के साथ आप जनता के बीच जाते हैं ना, तो आपकी जो पूरी कार्यकर्ताओं की जो टोली है शरद जी, वो विश्वास, आत्मविश्वास से भरपूर होती है, और प्रचुर आत्मविश्वास के साथ जो राजनीतिक प्रबलता आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस प्रकार का प्रतिसाद, जिस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद, और आप तो देख रहे हैं लगभग 7-8 महीने से बीजेपी के सारे नेता मैदान में हैं। अभी कांग्रेस की भी तो रैलियां गिना रहे थे, उससे डबल रैली तो बीजेपी के नेता अब तक कर चुके हैं। और वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक का हाईएस्ट मार्क था 173 भाजपा के पक्ष में। हम इस संभवतः इस बार जन कृपा से उसको भी पार करने वाले हैं। ऐतिहासिक जीत होगी, और बहुत आदर के साथ उन सब विश्लेषकों के प्रति जो मनोज जी जैसा भाव रखते हैं कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। माफ कीजिए मनोज सर, आपके जैसे वो सारे अनुमान, बहुत आदर के साथ वो सारे अनुमान एक तरफा होंगे। जबरदस्त मत, प्रचंड बहुमत भाजपा के पक्ष में। चलिए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं इसके लिए भी। और निश्चित तौर पर सुंदरलाल पटवा जी एक बात हमेशा कहते थे कि अखाड़े में पहलवान को हमेशा यही दावा करना चाहिए कि वो बहुत ताकत के साथ पटखनी देगा सामने वाले को, और इसीलिए आप दोनों पहलवान जो मध्य प्रदेश की सियासत के हैं खूब खम ठोक रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे आनंद जी, बहुत संक्षिप्त कुछ सेकंड में, फिर मैं मनोज जी की टिप्पणी लूंगा। जी आनंद जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीति आयोग कह रहा है कि 18 साल के शासन के बाद मध्य प्रदेश में 37% आबादी गरीब है, और जब 20 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था तो कहा गया कि 5 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अगर ये बीमारू से विकसित होने की परिभाषा है तो पता नहीं कौन सी डिक्शनरी और किताबें लेकर बैठे भाजपा के मेरे मित्र। इसी तरह शिक्षा का इंडेक्स है, स्वास्थ्य में दुर्दशा है, ये सब बातें मैं करना नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आज का विषय है कि बागियों को कैसे मनाएंगे। मध्य प्रदेश का जो जनमानस है वो चाहता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो, परिवर्तन की एक बाट जो रही है जनता, इसलिए प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। मनोज, जो बात आनंद जिसका दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन की एक बात है, निश्चित तौर पर कई बार जनता के मानस में एक ये भी एलिमेंट होता है कि साहब क्या चेंज करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन टक्कर अभी तक की मैं बात करूं, पंकज जी बिल्कुल वो, मैं नहीं कहता उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटी हो सकती है जो उन्होंने देखा हो, लेकिन हम लोगों का जो फीडबैक है कि लड़ाई काफ़ी मजबूत है, और दोनों ही दल बिल्कुल ये मान रहे हैं। आप जब गए तो आपने क्या फील किया कि किस तरह की लड़ाई का मंजर आपने देखा कि दोनों तरह की बातें, और मतदाता अपना मन पढ़ने ही नहीं देता? ये बड़ा परिवर्तन आया जिसका आप कह रहे हैं शरद जी। ये परिवर्तन देखिए, हम तो लगातार बंसल न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो 1 साल पहले से, हमने 4 अक्टूबर से शुरुआत की थी 2022 से, और 2023 हमने निकाल दिया। 1 साल पहले से हम लोग लगातार जनता के बीच में जाते रहे, तो वो जो परिवर्तन देखने को मिला, अब मतदाता मौन है। अब मतदाता ये बताने की तैयारी में नहीं। आप जब भी पूछेंगे उससे वो ये कहता कि इंतजार कीजिए सर, आपको पता लग जाएगा क्या होगा।
तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसीलिए ठीक है, पंकज जी के अपने दावे हैं, आनंद जी के अपने दावे हैं, पर एक और बड़ी परिवर्तन इस चुनाव में, जब उपचुनाव हुए तो वो एक अलग था। उपचुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े थे, इस बार वही कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनको वक्त बीत गया सर। तो एक अलग तरह का परिवर्तन जरूर सही कहा आपने। और बीच में मैं भी जब फील्ड में था तो मैंने जब लोगों से पूछा तो वो तो हमारा ही इंटरव्यू ले लेते हैं कि क्यों भैया परिवर्तन का लग रहा है क्या? होना चाहिए परिवर्तन, तो होना ही चाहिए। आप कह रहे हो तो परिवर्तन होना चाहिए। तो बीजेपी क्या खराब कर रही है? हमने कहा खराब कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो बीजेपी आ सकती है, आ भी सकती है। कांग्रेस का क्या, कांग्रेस मेहनत करेगी, वो भी आ सकती है। तो मैंने कहा भैया तुम बता क्या रहे हो मुझे? बोला जो आप समझ लो। मैंने कहा गजब है भैया, हमें कंफ्यूजन में छोड़ गए आप तो। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही मतदाता का सबसे महत्वपूर्ण रोमांच है। बहुत शुक्रिया करता हूं आपका संदीप जी। आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उस तरफ आप जो ड्राइंग रूम में देख रहे होंगे सोफे पे बैठ के गरम गरम चाय या कॉफ़ी पीते हुए, आप भी ये कह रहे होंगे कि गुरु शरद द्विवेदी जी कितनी टाई पहन लो, कितने विश्लेषण झोंक लो, हम मन नहीं पड़ने देंगे। हम तो 17 नवंबर को बताएंगे हम कितने जा रहे हैं, और 3 दिसंबर को देख लियो भैया क्या हो रहा है। बाकी आप चलाते रहो विश्लेषण, हम भी सुनते हैं आपके कितने पानी में हो आप। जय हो मतदाता, प्रणाम है आपको। लेकिन मतदान के इस पर्व में मत अवश्य डालिएगा, क्योंकि आपका मत ही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है साहब। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू हर महीने